वो मेरा रिकॉर्डिंग सिस्टम ठीक नहीं था, लेकिन अब जो हो रही हैं क्लासेस सारी रिकॉर्ड होके पोस्ट हो रही हैं। चलें जी, लेट्स हैव अ स्टार्ट नाउ। वैसे नॉर्मली मुझे होता है कि 20 बच्चे हो जाएं, लेकिन चलें अभी 17 हैं, लेट्स मेक अ स्टार्ट जी। सेक्शन सी मैंने कल ही पूछ लिया था कि कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। यू शुड बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। National income statistics are often used as a measure of living standards. Consider the extent to which national income statistics can be used to compare the standard of living between low income countries and high income countries. तो ये थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है आखिर में कि दोनों कंट्रीज डिफरेंट टाइप के हम कैसे कंपेयर करेंगे। अब मेरे बच्चों, इन क्वेश्चंस का एक अनसेड रूल है कि जितना क्वेश्चन में नजर आ रहा है उससे ज्यादा बातें हमने बतानी होती हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले की टर्म्स पकड़ो, नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, मुझे बताएं व्हाट आर नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स, कुछ नाम ले दें। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनवाईडी। ठीक है, और अच्छा बच्चा थोड़ा सा बता देगा जीडीपी क्या होता है। द मनी वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक हो गया। द मनी वैल्यू, हाँ बिल्कुल सही है। सो मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ओवर अ ईयर। ये आपकी परफेक्ट डेफिनेशन हो गई। जीडीपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू जीएनपी by adding net property incomes from abroad. Then when we minus depreciation, it becomes NNP, or to make it NYD, national income disposable, we take out direct taxes and we add transfer payments. तो एक अच्छा स्टार्ट लगेगा। नेक्स्ट की टर्म इज जी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मुझे 3-4 लाइंस कोई बच्चा बोले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता क्या है। नहीं नहीं, बेसिक नेसेसिटीज मीट करना इज नॉट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ईमान ठीक बोल रहे थे आप। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चले उस लिहाज से किया तो फिर ठीक है। ठीक है, उस लिहाज से किया तो फिर ठीक है। ओके, लेट्स गो, एक ओवरऑल इसकी बात करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेफर्स टू ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ कंट्री। इट इंक्लूड्स मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, नेशनल इनकम पर हेड, एजुकेशन लेवल यानी लिटरेसी, हेल्थ केयर के क्या हालात हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी, डेथ रेट्स, इनके क्या हालात हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट की कंडीशन कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर, पीस। ठीक है, समझ रहे हैं, तो पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है, वेलफेयर का वर्ड आए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का वर्ड आए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वर्ड आए, मतलब यही है। सब बच्चों को 100% क्लियर जी पहली दो की टर्म्स। अब मुझे बताएं कोई और की टर्म्स हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, अब इनको, हाँ, लो इनकम एंड हाई इनकम कंट्रीज, और इनको कंपेयर करना है। लो इनकम कंट्रीज आर द वंस विद, बोले, हाँ, इसको इसको माजिर इस क्वेश्चन में कैसे करना है। लो इनकम कंट्रीज आर वंस विद लो जीडीपी पर कैपिटा, हाई इनकम कंट्रीज विल हैव हायर जीडीपी पर हेड। इस तरह करके कंपैरेटिव, ठीक है। आगे बोले, और क्या है जी इसमें। लो इनकम कंट्रीज ऑफन हैव high unemployment rates and high values of HDI in high income countries and low values of HDI in low income countries. इसी तरह लिटरेसी वगैरह, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कमेंट कर सकते हैं।
तो ये तो हो गई जी हमारी नॉलेज। अब एनालिसिस पे जी मेरा बेटा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, जो भी आप सही लिखोगे वो एक्सेप्ट करेंगे। पुराने ज़माने में यस, अब आईएमएफ ने इसका नाम चेंज करके लो इनकम हाई इनकम कर दिया। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। पुराना ज़माना इतना भी नहीं, कुछ 3 साल 4 साल पहले तक मैं यही पढ़ा रहा था, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, बट अब इसका नाम चेंज्ड है। लेट्स मूव ऑन टू हाउ नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, गेस उनके फायदे कैसे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताते हैं। अगर एक कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है तो जीडीपी, जीएनआई, जीएनपी, एनएनपी वगैरह कैसे हमें बताएंगे कि लिविंग स्टैंडर्ड्स ऊपर जा रहे हैं। यस अनस, गो ऑन। नहीं नहीं नहीं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो वरीज एट ऑल। उसको हम आगे मूव कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, अगर एक कंट्री का नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक हम लो इनकम का और हाई इनकम का कंपेयर करते हैं, हमें कैसे पता लगता है जी के लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं? नो। जीडीपी पर कैपिटा मैं मानता हूं, मैं क्वेश्चन शायद सही फ्रेज नहीं कर सका। एक कंट्री, दोनों कंट्रीज का जीडीपी पर हेड बढ़ रहा है, हमें कैसे पता लग रहा है? एक का ज्यादा बढ़ रहा है, एक का स्लो बढ़ रहा है या गिर रहा है, हमें कैसे पता लग रहा है कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है? बेटे पर कैपिटा मैं मान रहा हूं, लेकिन आप लोग शायद मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे। जिस कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा लो होगा वहां पे क्या होगा, और जिसका हाई होगा वहां पे क्या होगा? हाँ, ये बेहतर है, ये बेहतर है। स्लाइटली बेटर, very good, slightly better. So if high income countries which experience faster rise in national income experience better healthcare, better literacy rates, low unemployment rates, their incomes, living standards are higher, they can afford education, healthcare, whereas low income countries उल्टा कर दो। बेटर टेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इस, जी मेरा बेटा। बेटे वो तो हम काफी देर से फीचर करके आगे निकल गए हैं ना, अब आप उसको दोबारा क्यों बात कर रहे हो? ठीक है, लेट्स मूव ऑन। उसका 1 या 2 मार्क्स थे, हमने ले लिए हैं। अब लेट्स मूव ऑन। जी। जी, वो उसकी लिमिटेशंस में आएगा, वो हम सारा कुछ करेंगे, लिमिटेशंस में आएगा। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, अभी उसका टाइम नहीं आया। उसके बाद जी, नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू पर हेड, सो वी कैन कंपेयर द एवरेज इनकम पर हेड। ये बात भी आप करेंगे, उसमें फर्दर हम कन्वर्ट करते हैं, एनवाईडी बना सकते, ये बात। अब मेरे बच्चों आते हैं, किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो वहां पे फिजिकल डिविडेंड आएगा, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से वो स्पेंड कम करेगा। जिन कंट्रीज का हायर जीडीपी पर हेड है वहां पे इसी वजह से एजुकेशन हेल्थ केयर ज्यादा होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फाइनेंसेस होते हैं। आई यू ऑल क्लियर ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ, कि हमने कुछ फायदे बताए कि नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स कैसे लिविंग स्टैंडर्ड को कंपेयर करने में मदद देते हैं। एक बार फिर बता दूं या क्लियर है? मैंने शुरू में बता दिया बेटे। अच्छा, एक बार फिर सुन लें। सबसे पहले नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स, जीडीपी को डिफाइन करें, बाकियों को फॉर्मूला बताते जाएं। जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीएनपी। ठीक है। उसमें से डेप्रिसिएशन निकाली, एनएनपी। ठीक है, और फिर नेशनल इनकम डिस्पोजेबल, डायरेक्ट टैक्सेस माइनस किए, ट्रांसफर पेमेंट ऐड की। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दिस रेफर्स टू ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ कंट्री। It includes both monetary and non-monetary measures such as uh, you know क्या उसको बोलते हैं, जीडीपी एटसेट्रा, एज वेल एज एचडीआई, ताकि एजुकेशन, हेल्थ केयर,
environmental conditions, peace and order, law and order, safety, spiritual happiness, लेजर एक्टिविटीज़ वगैरह, ये सब कुछ मिलके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनते हैं। उसके बाद हमने कंपैरिजन दिया लो इनकम एंड हाई इनकम कंट्रीज़ का। लो इनकम countries usually have low GDP per head, whereas high income countries enjoy higher GDP per head. Low income countries usually have a low value of HDI, high income countries have high values. Low income countries have poorly developed infrastructure, and high income countries enjoy very good solid infrastructure, both physical and human capital, education, literacy. जरा बात कर लेना. Good enough. They rely more, low income countries rely more on primary and secondary sector, whereas high income countries rely more on secondary and even more on tertiary sector. अब तो quaternary ज़्यादा important हो गया. अब मेरे बेटे, हमने एक पैराग्राफ नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स के हक में बोला कि दे हेल्प अस कंपेयर if a country is experiencing high real GDP per head, that means government is getting a lot of tax revenue. They can spend on education and healthcare infrastructure. So people's incomes are high, unemployment is low, their living standards are likely to be higher. So high income countries will experience naturally better living standards. नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स ही हमें काफ़ी हद तक बता देंगे. फिर दे कैन बी फर्दर रिफाइंड एंड कंपेयर्ड परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्ट वगैरह करके. हाउ एवर दे हैव मैनी लिमिटेशंस. क्या क्या लिमिटेशंस है मेरे बच्चों? नेशनल हिडन इकोनॉमी. तसल्ली से एक एक चलते हैं. हाँ, आराम आराम से चलते हैं. सबसे पहले हिडन इनफॉर्मल शैडो या ग्रे इकोनॉमी. मेरा बेटा ये क्या होती है? यस. either illegal either illegal or non tax declared informal sector. तो जिन कंट्रीज में हिडन इकोनॉमी ज्यादा है वो कौन से हैं? लो इनकम कंट्रीज. सो बेसिकली उनका लिविंग स्टैंडर्ड उतना लो नहीं होता जितना नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स बता रहे होते हैं. हाई इनकम कंट्रीज का उतना हाई नहीं होता जितना नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स, बिकॉज लो इनकम कंट्रीज हैव अ लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, लॉट ऑफ हिडन इकोनॉमी. शाबाश, वेरी गुड, पहला पॉइंट. दूसरा जी, इसी के अंदर और भी लिंक्स हैं. सबसिस्टेंस सेक्टर, सबसिस्टेंस फार्मिंग एक्सप्लेन कर दें. जी 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 बोलें, कोई बच्चा बोले. यस, व्हेन फूड इज ग्रोन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. ये कहाँ ज्यादा होती है, लो इनकम कंट्रीज में या हाई इनकम कंट्रीज में? लो इनकम कंट्रीज में. अफ्रीका का 1/3 आप लिख सकते हो इज बेस्ड ऑन सबसिस्टेंस फार्मिंग. सो देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट एज पुअर एज यू नो जीडीपी और नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स विल रिफ्लेक्ट. दे हैव ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग. तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है कम लेकिन उतना बुरा नहीं है. नेक्स्ट जी, इसी के हेड के अंदर नॉन मार्केटेड. सो पहले वो कर लेते हैं, डू इट योर सेल्फ एक्टिविटीज. You paint your own house, you fix your own car. जीडीपी में नजर नहीं आएगा क्योंकि आपने थर्ड पार्टी को हायर नहीं किया, लेकिन आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर हो जाएगा. ये ज्यादा किन कंट्रीज में होता है? डू इट योरसेल्फ, अपना घर खुद पेंट कर रहे हैं, अपने बाथरूम की टाइल्स खुद. हाई इनकम कंट्रीज में. तो यहाँ पे, हाँ, हाई इनकम कंट्रीज आर नोन टू बहुत महंगे हैं प्लम्बर हर कोई. तो वहां जाके आपको हैंडीमैन बनना पड़ता है. तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स विल बी हायर देन व्हाट नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स आर शोइंग. अब इससे बाहर निकलते हैं जी. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी करें करें आई मीन. वेरी नाइस. इनकम्स नहीं. हाँ, लिविंग. हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो. अगर एक, हाँ, यस, हाँ, shabash, very good. If a country is making more military goods than consumer goods, GDP might be rising, but the living standard will be lower.
क्योंकि मिलिट्री गुड्स हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को तो ऊपर नहीं करती ना, हमें तो कंज्यूमर गुड्स चाहिए, गाड़ियाँ वगैरह। So low income countries often have conflicts. They are in the middle of civil wars or wars between their neighboring countries. They often spend a lot on defense and military, hence their living standards tend to be lower than what national income statistics shows. अब मेरे बच्चों, इसी में कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स की बात भी कर सकते हैं। हाई इनकम कंट्रीज कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वक्ती तौर पे उनके लिविंग स्टैंडर्ड लो होंगे जब जीडीपी ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है ना? लेकिन बाद में लिविंग स्टैंडर्ड तेज़ी से बढ़ेंगे, जीडीपी स्लो बढ़ेगा, कंज्यूमर गुड्स उतनी महंगी नहीं होती। अब मेरे बच्चों, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जी, आप कौन है पहले मुझे बताएं? सॉरी। ओके ओके। मेरा बेटा, अगर एक मुल्क टैंक, F-16, मिग्स एंड ये जो थंडर्स बना रहा है, प्लेन्स बना रहा है, एटॉमिक बॉम्ब्स बना रहा है, क्या उसका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर हो रहा है? नहीं। लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर होता है थ्रू कंज्यूमर गुड्स, कपड़े, गाड़ियां, घर, ठीक है? तो जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ेगा बिकॉज ये बड़े महंगे होते हैं ये मिलिट्री इक्विपमेंट, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड हाई नहीं होंगे। लो इनकम कंट्रीज अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार होते हैं, अपने बजट का आधा आधा हिस्सा वो मिलिट्री पे लगा रहे होते हैं, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स आर लोअर देन व्हाट नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स शो। नेक्स्ट जी। um, हाँ, ये थोड़ा सा आप एंगल ले सकते हो, इवेल्युएटिव पॉइंट बन जाएगा कि जी, हाउएवर इट डज गिव यू अ पीस ऑफ माइंड एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। जी बेटे। जी जी जी। जी। हाँ। या यू कैन से दैट दोनों एंगल्स टोटली वैलिड है, दोनों एंगल्स। लेकिन देखो, वो एआई पे इस वक्त इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो उस पर बहुत पैसा लगाते हैं, तो वक्ती तौर पे लिविंग स्टैंडर्ड मिसलीड हो रहे होते हैं थ्रू नेशनल इनकम। समझ आ गई बात? जी, अब लेट्स मूव ऑन टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। किन कंट्रीज में इनकम ज्यादा फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो जीडीपी पर हेड बेशक लो इनकम कंट्री का बढ़ रहा हो, इनकम गैप्स ही इतने हैं कि वो ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा। हमारे लिविंग स्टैंडर्ड विल बी लोअर देन हाई इनकम कंट्रीज बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब यहीं पे बोलो, हमारे मुल्क में इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हम सही तरह कैलकुलेट ही नहीं कर पाते अपनी इनकम। तो फॉर्मल सेक्टर इतना छोटा है कि रियल जीडीपी के फिगर्स मिसलीडिंग हो जाते हैं। जी बेटे अनस। नॉट एट ऑल। जी, लेट्स मूव ऑन। परचेजिंग अभी थोड़ा सा और बीच में थे, कौन सा मैंने मिस किया है? हाँ, मेरे ख्याल में इसमें नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, हाँ, हो गया। अब चलते हैं जी, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कोई बच्चा बताओ पहले, और उसके बाद फिर इसको फाइनलाइज करते हैं। यस। यस। वेरी गुड, शाबाश। Purchasing power parity shows how much money is required to buy a representative basket of goods and services in different countries. Non tradable goods like haircuts, beautician services, doctor's services are very cheap in low income countries. And once we adjust national income statistics according to purchasing power parity, low income countries enjoy a higher living standard than what nominal GDP या real GDP shows. सबको समझ आ गया बच्चों? 5,000 पाउंड आप इंग्लैंड में कमा रहे हो, आप बेसिक, आप अमीर नहीं हो, आप बेसिक हो। पाकिस्तान में 5,000 पाउंड पर मंथ कमा रहे हो, तकरीबन 18 लाख रुपए, आप तो बहुत कंफर्टेबल हैं। आप 2 कनाल का घर रेंट पे ले सकते हैं, गाड़ी बहुत अच्छी ले सकते हैं लीज पे, तो यू आर enjoying a much better living standard if you're earning the same amount in Pakistan, because the representative basket of goods and services is much cheaper in Pakistan and India compared to England
एंड जापान। सबको समझ आ गया मेरे बच्चों? अब थोड़ा सा हम फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। लो इनकम कंट्रीज में क्लाइमेटिक इश्यूज या एजुकेशन कम होने की वजह से जीडीपी, पीपीपी वगैरह की कैलकुलेशन करने में बहुत मसले आते हैं। हाई इनकम कंट्रीज में ट्रेन स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एक्सेस बहुत आसानी है, तो वहाँ पे हाई इनकम कंट्रीज में आसानी से और अच्छा मेजर होता है नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स। अब जी हमें और क्या करना चाहिए, ऑल्टरनेटिव मेजर्स कौन से यूज करने चाहिए टू गेट अ बेटर पिक्चर? एच डी आई, एम पी आई, न्यू म्यू, इसके अलावा एक मकाउजर क्राइटेरिया भी है जो 39 चीजों पे आपको जज करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है। इन सब को आपने ब्रीफ सा एक्सप्लेन कर देना है। एच डी आई इंक्लूड्स वन थर्ड। हाँ हाँ, शाबाश। वन थर्ड टू लिटरेसी, यानी years of schooling for a 20-year old in a country and his school attendance. One third to GNP itself, and one third to life expectancy at birth. How many years a born baby can expect to live? अब ये बेहतर मेजर क्यों है? ये एजुकेशन, हेल्थ केयर एक वाइडर लुक से ले रहा है लाइफ को, नॉट जस्ट मनी। तो लेकिन इसके डाउन साइड्स क्या हैं? इसके फिगर्स आसानी से अवेलेबल नहीं हैं, और कई कंट्रीज ये कैलकुलेट ही नहीं करते, तो इंटरनेशनल कंपैरिजंस में मुश्किल हो जाती है। उसके बाद आ जाता है जी न्यू म्यू। एमपीआई का बेसिक सा रेफरेंस दीजिएगा। न्यू म्यू सबको आता है, तो मैं आगे चलूं, छोड़ दूं? श्योर। अब एंड पे इवैल्यूएशन क्या देंगे जी? देयर इज नो वन measure which gives us picture of complete standard of living. We need to use national income statistics which give us monetary welfare, and we need to use new mu, HDI, GPI, etc., to give us a more broader picture of both qualitative and quantitative indicators of living standards. Yet it's not that easy to establish how living standards vary. समझ आ गया मेरा बेटा? क्वालिटी ऑफ डेटा मैं ऑलरेडी बोला था कि हमारे मुल्कों में तो एक्सेस ही नहीं है, कई चीजें मिस हो जाती हैं इनफॉर्मल इकोनॉमीज। हाँ, बहुत लो होता है, बहुत लो होता है, बहुत लो होता है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एवरीबडी टोटली क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन? लेट मी जस्ट गो एंड पहले मैं एक बार देख लूं कितने बच्चे क्लास में आ गए हैं। ओए होए, ए टू ने, अच्छा नहीं 33, नॉट बैड नॉट बैड। मैंने कहा शायद ए टू ने आज मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी। चलें जी, नंबर 5। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिस्टिंक्शन बिटवीन हाई लो इनकम कंट्रीज, एग्जाम्पल per capita income. Answer should provide reasons for the difficulty of comparisons. Different countries due to culture, climate, subsistence sector, informal economy, difficulty of data collection, distribution of income, exchange rate, purchasing power parity. इनमें से चार पांच भी आप कर गया तो you have a solid answer. Comment on which measure of national income should be used. उसके बाद मेरा बेटा assessment of link between using national income figures and standard of living, alternative measures to develop the extent national income statistics can be used in relation to low high income countries. So pretty straightforward. Please ये model answer तैयार कर लें from my notes. जी मेरा बेटा। हाँ जी, क्या करने हैं? टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये 25 मार्क का क्वेश्चन होता है, इसमें सारे करवाता था मैं, और उसके लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम होता था। तो आप लोग लिस्ट तो सारे कर दें, 2 एक को अच्छा एक्सप्लेन कर दें। एचडीआई कर दें, न्यू म्यू कर दें। चलें जी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि याद आ गया? हाँ जी, उसमें 3 इंडिकेटर्स वो देता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स, लिटरेसी, हेल्थ केयर। लिविंग स्टैंडर्ड्स 6 चीज़ों पे डिवाइड करता है। cooking, sanitation, fuel, safe drinking water,
फ्लोर स्पेस एंड एसेट्स ओनरशिप। फिर उसके बाद जो आपकी लिटरेसी है उसको बिल्कुल HDI की तरह, years ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, और हेल्थ केयर को वो इन्फेंट मोर्टेलिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के थ्रू देखता है। समझ आ गया मेरा बेटा? सॉरी, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड नरिशमेंट के थ्रू देखता है, ठीक है। और इन सब वेटेड इंडिकेटर्स को वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड वेट देता है। अभी आपके एक पेपर में MPI पे पूरा क्वेश्चन आएगा, हम उसको प्रॉपर डिटेल में करेंगे। जी लेट्स मूव ऑन। इन मेनी कंट्रीज, ये मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन लेट्स सी। इन मेनी कंट्रीज इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग is regarded as a cause of economic growth. It is sensible, therefore, for a government to spend more to increase economic growth as it is good for its country. To what extent do you agree with this argument? To what extent Hamesha means you have this room for not agreeing fully but partially. अब मेरे बच्चों सबसे पहले की टर्म्स जरा मुझे आइडेंटिफाई करवाएं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये क्या होती है? हाँ हाँ हाँ, बोलें बोलें। गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन, थोड़ा सा वेग सा आंसर हो रहा है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के एवेन्यूज सोचें। हाँ, government spending is what government spends on merit goods, public goods, infrastructure, welfare payments। समझ आ रही है? गुड्स एंड सर्विसेज वेग हो रहा था, मेरिट गुड्स पब्लिक गुड्स ज्यादा अच्छा हो रहा है। समझ आ गया नस? जी जी, क्या बोल रहे हैं? ये भी बोल सकते हैं लेकिन मार्केट फेलियर इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट, ट्राई एंड अवॉइड दैट हियर। अब मेरे बेटे नेक्स्ट की टर्म क्या है? अब जब आपके पास थोड़ी की टर्म्स हो ना, जैसे दो हैं, तो यू नीड मोर। मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेशन, फॉर्मूला और दो टाइप्स बता दें। जी जी जी। It is when real GDP rises over time. It's calculated by the formula real GDP 2, real GDP 2 minus real GDP 1 divided by real GDP 1 into 100. There are two types of economic growth. One is short run one. Which one is that? Yeah, yani actual growth. And which one is long run one? And that is due to rise in long run aggregate supply. जब ऐसे हो तो खुल के बताओ उन टर्म्स को, क्योंकि टर्म्स ही दो हैं और हमने 4 मार्क्स स्कोर करने हैं नॉलेज के। सॉरी, सस्टेनेबल, नॉन सस्टेनेबल, गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब चलते हैं जी। लेट्स मूव ऑन टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू मुझे बताएं इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। पहले एक्चुअल बताएं फिर पोटेंशियल, पूरा आर्ग्यूमेंट दें। अच्छा सा आर्ग्यूमेंट बना दें बेशक, लेकिन पहले आप जरा इसका आर्ग्यूमेंट दें। शाबाश। हम्म। हाँ हाँ हाँ, अभी 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 डाउन साइड्स पे नहीं, अभी अभी तारीफें करो पहले। लिंक करो एक्चुअल ग्रोथ से और पोटेंशियल ग्रोथ से। आई मीन डिवाइडेड गाइस, डिवाइडेड इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा बोला है अमीन ने। मैं री इटरेट कर रहा हूँ ताकि सब बच्चों को क्लियर हो जाए। अमीन जरा माइक बंद कीजिएगा। माइक बंद कीजिएगा, किसी बच्चे का माइक खुला है।
डिस्टर्बेंस आ रही है? स्टिल खुला है? थैंक यू जी। गवर्नमेंट Government spending can be in various forms. For example, in subsidies. It can be also on providing infrastructure, merit goods, public goods, etc. It can be also in the form of welfare payments. एक शोर आ रहा है, पता नहीं क्या, किस, हाँ, किसका है ये? शेख अनस इब्राहिम का है। नाइट नाइट का बंद हो गया। चलें जी, लेट्स मूव ऑन। नेशनल, अब हम कहाँ पे थे जी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग on in general will be the component of G into aggregate demand, shift aggregate demand to the right in short run, which will cause actual growth and bring in multiplier effect. Aggregate demand का डायग्राम भी बना सकते हो, मल्टीप्लायर का भी बना सकते हो, ठीक है? दोनों बनाओ, बल्कि या कम से कम कमेंट जरूर कर दो। उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन लॉन्ग रन प्रोजेक्ट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रोड्स, airports, ports, dry ports will increase countries' international competitiveness. In the long run, aggregate supply will shift. This will cause potential growth. ये हो गया जी हमारा सारा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम, वो सारा कुछ फायदा, ठीक है? अब जरा राहिमीन वापस स्टार्ट कीजिए। क्यों डिमांड पर इन्फ्लेशन आएगी? ये अच्छा आंसर है ना? यस। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, अगर एग्रीगेट सप्लाई साथ नहीं बढ़ सकी, इकोनॉमी के पास स्पेयर रिसोर्सेज नहीं थे, या क्वालिटी ऑफ लेबर अच्छी नहीं थी, या ट्रेनिंग नहीं थी, तो एज अ रिजल्ट सिर्फ डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑलरेडी थे, ग्रोथ नहीं आएगी। स्पेयर कैपेसिटी, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनका ट्रेंड होना, सूटेबल होना, सब कुछ साथ में जरूरी है, ठीक है जी? अब थोड़ा सा और चलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, जी जी, बोलें बोलें। हम्म, यस, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। यस, अक्सर गवर्नमेंट स्पेंड करती है बाय रेजिंग टैक्स रेवेन्यू। तो हो सकता है ये नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ लाए शॉर्ट रन में, और फिर में लॉन्ग रन में जाके एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड भी राइट पे शिफ्ट हो सके। अगर टैक्सेस कंज्यूमर्स पे लगाए थे, कंजम्पशन का इंजेक्शन गिर जाएगा, तो हो सकता है ग्रोथ ना आ सके। तो किस हद तक एग्री कर रहे हैं जी? अब कंक्लूजन दें, को और पॉइंट देना है दे दें। तो क्राउडिंग आउट है, बिल्कुल सही है। फिस्कल पॉलिसी की सारी नेगेटिव्स, टाइम लैग्स, फ्यूचर कॉन्फिडेंस, सारे लगा सकते हैं, लेफर कर्व, सारे। ठीक हो गया? अब मुझे बता दें कंक्लूजन, मेरा बच्चा कोई बताओ, 2 मार्क्स का। किस हद तक आपको लगता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्चुअल पोटेंशियल ग्रोथ ला सकती है? इज देयर अ फेयर केस फॉर इट और नॉट? नो 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 बेटे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग उसने बोली है बस। क्या उसने कहा इट्स द बेस्ट वे ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ या ओनली वे? नो, मोस्ट इफेक्टिव कुछ भी ऐसा नहीं है। हम्म, अच्छा, ये भी गलत नहीं है। शाबाश। लिमिटिंग फैक्टर्स सोचो। इट विल डिपेंड ऑन हाउ द इकोनॉमिक एजेंट्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स विल रिस्पॉन्ड. What is the level of optimism or pessimism in the economy? How much funds government has available? How much writ of government is there, कि कितना उनके पास मैंडेट है, वोट्स हैं, कि वो अपनी पॉलिसीज फुली इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे कि नहीं? समझ आ रही है बात? ये चीजें कुछ ही दिनों में आपको ये बातें रट जाएंगी, बिकॉज विल हैव सो मेनी रिपीट क्वेश्चंस। अब लेट्स गो व्हाट द मार्क स्कीम इज सेइंग। समटाइम्स द मार्क स्कीम हर्ट्स मी। बिल्कुल उल्टी बात करते हैं, लेकिन लेट्स सी, लेट्स होप इट्स गुड। Comment on the meaning of economic growth and its measurement, a discussion of the effect of increased government spending. Extra government spending should increase total demand by consumers and business, which could allow investment, research, further production, economic growth. So far, so good.
डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल हमने कर दिया, रेफरेंस टू मल्टीप्लायर हमने कर दिया. However, जैसे राहमीन ने बोला, if there is limited spare productive capacity, extra spending might not result in further output but in rising prices, demand pull inflation, or increased imports. जो हायर इनकम्स वो सारी मॉनेटरी पॉलिसी की नेगेटिव्स, फिस्कल पॉलिसीज के नेगेटिव विद consequence effect on balance of payment and long term international competitiveness. Also depend on the amount of capital, education and skills of workforce, size of workforce, availability of resources, the ability to combine factors of production, एक्सेस टू फाइनेंस, गवर्नमेंट के पास पैसा भी है कि नहीं, टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, क्या कोई मल्टीनेशनल्स वगैरह हैं, नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. सम इवेल्युएशन विल ऑलरेडी बी इंक्लूडेड इन द अबव डिस्कशन. शुक्र है. For the evaluation marks, there should be a recognition of both sides of the argument and a final conclusion as to which is dominant. Issues may include higher prices, potential for income inequality, environmental damage, overconsumption of scarce resources. सारे इकोनॉमिक ग्रोथ के नुकसान. समझ आ गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन? जी मेरा बेटा. नहीं, शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ाएगी ना मेरा बेटा, एक्चुअल ग्रोथ तो आएगी. या चले, कुछ एम्स हर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक हो गया. चले जी, वे डन विद दिस. ओवर हीटिंग वाली बात, वही डिमांड पुल इन्फ्लेशन या बूम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. अच्छा बच्चों, वी हैव वेरी लिटिल टाइम, सो व्हाई डोंट वी चेंज द फ्लेवर एंड डू एक एमसीक्यू पेपर जस्ट टू यू नो ये टाइम ज़ाया ना करें. या मैं कुछ की टर्म्स बता दूं, मुझे कंफ्यूजन है क्या करना चाहिए. की टर्म्स कर दूं, चले चले. सबसे पहले फिर हम बात करते हैं. अभी मैं ये पेपर खोल लेता हूं. ये जो चार कर्व्स हैं और इसमें बच्चे एंड तक कंफ्यूज रहते हैं, तो इनको जरा कर लेते हैं जी. वो उसमें ही है, उसी में है. जी, इसमें चार हैं जी. नंबर वन, लॉरेंस कर्व. नंबर टू, कुजनेट कर्व. ये आपके यूनिट 11 लेबर मार्केट के फौरन बाद मेरे नोट्स में है. और नंबर थ्री जी, फिलिप्स कर्व. और नंबर फोर इज लेफर कर्व. इसका एमसीक्यू आता है, गलत कर जाते हैं. सेक्शन ए में क्वेश्चन आता है, गलत कर जाते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन आता है, गलत कर जाते हैं, या इसका रेफरेंस नहीं देते. तो ये बड़े काम के हैं चारों कर्व्स. इनको जरा अच्छी तरह करते हैं. ओ माय मदर इज कॉलिंग लेटर. ऑल राइट जी, लेट्स नाउ मूव ऑन. लॉरेंस कर्व क्या है जी, मैं थोड़ा सा साथ साथ लिख देता हूं. लॉरेंस कर्व मेजर्स, बताएं मुझे. Yes, income and wealth inequality in a population, in a country. ठीक है जी. अब इसको हम मेजर करते हैं. वी यूज कौन सा मेथड? मैथमेटिकल मेजर क्या है? शाबाश, चीनी कोएफिशिएंट. राइट जी, ये यूज होता है टू मेजर इन इक्वालिटी. द क्लोजर इट इज टू जीरो, more equal incomes, closer it is to one, more unequal incomes and wealth. ठीक हो गया. अब मेरे बच्चों, एक दफा लॉरेंस कर्व को यहां ड्रॉ कर देते हैं ताकि मसला ही खत्म हो जाए, किसी को अगर कंफ्यूजन है. दिस इज योर ओनली डायग्राम दैट इज ड्रॉन स्क्वायर, यूं करके. ठीक है जी. इधर जीरो लगाओगे, स्क्वायर बनाना होता है जी. इधर आ जाते हैं हमारे. इस साइड पे क्या आता है? हाउस होल्ड्स इस साइड पे आते हैं. और इस साइड पे आता है एकदम से इसके भूल रहे हैं. ठहरो ठहरो ठहरो. हाउस होल्ड्स, इनकम ही है, इनकम एंड वेल्थ. चलें जी, ये है लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी. इस पे हर पॉइंट पे नीचे वाले 20% के पास भी 20% इनकम एंड वेल्थ है, अगले 20 के पास भी, अगले 20 के पास भी. सो दिस इज लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी. अलबत्ता ये असल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है जिसको हम बोलते हैं
लॉरेंस कर्व। जितना ये दूर होता जाता है फ्रॉम लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, उतनी इनइक्वालिटी हो जाती है, जैसे ये। और जितना ये करीब होता जाता है उतनी, हाउस होल्ड इस साइड पे आता है, इधर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आती है, मुझे अब सही याद नहीं आ रहा, या नीचे आता है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा इस वक्त। ठीक है जी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कुजनेट लॉरेंस कर्व का। एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चों? Okay, let me just give me a minute. I'm just making myself a cup of tea. I mean, it's already made. I'm just putting in sugar. हाँ, गलती होगी, चले कोई बात नहीं। रिजल्ट फिर भी सेम होगा, रिजल्ट फिर भी सेम होगा, बट यू राइट। इनकम लेफ्ट वाई एक्सिस पे और हाउस होल्ड एक्स एक्सिस पे मैं चेंज कर देता हूँ। इधर इनकम्स, इधर हाउस होल्ड्स, ऐसे ही मीन। ओके, नेक्स्ट है जी हमारा कुजनेट कर्व, विच इज अ लिमिटेशन ऑफ जीनी of जीनी कोएफिशिएंट एंड लॉरेंस कर्व। सो कुजनेट कर्व के लेबल्स मुझे कोई बच्चा करवाएगा? वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे नो जीनी कोएफिशिएंट, और एक्स एक्सिस पे लिखेंगे रियल या खाली जीडीपी। ये क्या कहता है जी? जितना एक कंट्री डेवलप होता है, पहले उसकी इनकम गैप्स बढ़ते हैं और फिर कम होते हैं। ठीक है जी, 0.25 मींस लेस इनकम गैप्स, फिर वो डेवलप हुआ, ऊपर चला गया, फिर ये दोबारा नीचे आ गया। तो ये है कुजनेट कर्व। ये क्या शो कर रहा है? कंट्री डेवलप हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, इनकम गैप्स बढ़ रहे हैं। फिर जब बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, फुली डेवलप्ड हो गया, इनकम गैप्स दोबारा कम। रीजन, पहले हम प्राइमरी सेक्टर में होते हैं, मोस्ट वर्कर्स। फिर जब कंट्री, नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, फिर सेकेंडरी सेक्टर में कुछ वर्कर चले जाते हैं, ज्यादा अर्न करते हैं, और प्राइमरी वाले पीछे रह जाते हैं, तो इनकम गैप्स बढ़ते हैं। फिर जब कंट्री फुली डेवलप हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ देम वर्क इन टर्शरी सेक्टर, दोबारा इनकम गैप्स कम हो जाते हैं। समझ आ गया कुजनेट कर्व या नहीं? हम्म, वाई एक्सिस पे है जीनी कोएफिशिएंट। जितना ये जीरो के पास, उतनी फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और जितना वन के पास, उतनी अनफेयर। तो ये डेवलपमेंट डायमेंशन बता रहा है कि जब एक कंट्री का जीडीपी बढ़ता है, वो डेवलप होता है, पहले इनकम गैप्स बढ़ते हैं। पहले सारे वर्कर्स मोस्टली प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, फार्मर हैं, फिशर्स हैं, इनकी इनकम सिमिलर है। फिर जब सेकेंडरी सेक्टर में जाना शुरू होते हैं कुछ वर्कर, ट्रेनिंग लेके वो फैक्ट्री मैनेजर बन जाते हैं, जोनल मैनेजर्स बन जाते हैं, फोरमैन बन जाते हैं, उनकी इनकम बढ़ जाती है प्राइमरी वालों से। इनकम गैप्स एक दफा बढ़े, जीनी कोएफिशिएंट वैल्यू ज्यादा हुई। फिर जब कंट्री फुली डेवलप हो जाता है, ज्यादा लोग टर्शरी में आ गए, अब बैंकर्स, इंश्योरेंस कंपनीज वाले, कम्युनिकेशन एजेंट्स, टीचर्स, दे अगेन स्टार्ट अर्निंग सिमिलर इनकम्स, तो इनकम गैप्स दोबारा गिर जाते हैं। समझ आ गया कुजनेट कर्व? ऑल राइट, एनीवन हु हैजंट अंडरस्टूड? नेक्स्ट, हाँ नहीं आया? ओके ओके, नेक्स्ट इज जी फिलिप्स कर्व। कोई बच्चा बताएगा क्या लेबल है? हाँ, वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन रेट, और ये कौन सी है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और ये कौन सी है? सिक्लिकल। समझ आ गया? फिलिप्स जो कि, ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व मैंने लगाया है। फिलिप्स जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा था, उसने अपनी डिसर्टेशन में, अपने पीएचडी के रिसर्च पेपर में कहा, उसने डेटा निकाला और उसने कहा कि अगर एक कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, एंड वाइस वर्सा, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू। तो उसने कहा, अगर गवर्नमेंट चाहे कि मैं अपना अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहूं, तो वो थोड़ी सी इन्फ्लेशन बर्दाश्त कर ले, अनएम्प्लॉयमेंट देखो यू से U1 पे आ गई। ये इसका व्यू था, लेकिन बाद में ये डिस्प्रूव हुआ था, और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। समझ आ गया मेरे बच्चों?
ये शिफ्ट क्यों होगा? जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी, बाहर शिफ्ट होगा, कम होगी, अंदर शिफ्ट होगा। या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन वर्कर्स की बढ़ेगी, बाहर शिफ्ट होगा, अंदर शिफ्ट होगा, कम होगी अगर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन। और अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा कोई चेंज होगी, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, तब भी ये शिफ्ट होगा। अलबत्ता डिमांड पुल इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट चेंज से ऑन द कर्व मूवमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट से ऑन द कर्व मूवमेंट। ठीक है मेरे बेटे। अब आखिरी रह गया जी लेफर कर्व। वो क्या कहता है, इसको मैं नीचे चला देता हूं। लेफर वॉज द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट्स एडवाइजर, और रेगन उनका नाम था। लेफर ने कहा इस साइड पे आता है जी टैक्स रेवेन्यू, और इस साइड पे आता है टैक्स रेट। 0% टैक्स रेट हो, जाहिर बात है कोई रेवेन्यू नहीं। फिर जितना टैक्स बढ़ाते जाओगे रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, लेट्स से 40%। लेकिन एक वक्त के बाद जब आप टैक्स बढ़ाओगे आपका रेवेन्यू गिर जाएगा। इट इज अ लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्यों ऐसे होता है? जब टैक्स रेट आप बहुत ज्यादा बढ़ाते हो हायर इनकम्स पे, डिसइंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस आता है, क्योंकि आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ले रही है, तो लोग हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब्स नहीं लेते, फर्म ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाती, ताकि हम लोअर टैक्स ब्रैकेट में रहें। ये है जी लेफर कर्व। अब आई होप। नहीं मेरे बेटा, कभी भी अगर अनलेस 100% टैक्स हो तो फिर जीरो हो जाएगा ना, फिर कोई देगा ही नहीं, कोई काम ही नहीं करेगा। सॉरी सॉरी। हाँ, थ्योरेटिकली तो बात सही है ना। अगर 100% टैक्स है तो कोई बंदा भी काम नहीं करेगा, ऐसे हो जाएगा। दोबारा बोले, दोबारा बोले। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। नेगेटिव इनकम टैक्स, यस यू राइट। जी मेरे बच्चों, एमईसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। नहीं, एक तो है ना मेरा बेटा, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट का, डिमांड फॉर मनी, मनी सप्लाई, जो कि इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो एमईसी आप बोल रहे होंगे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये क्या है, यही वाला बोल रहे हैं मेरा बेटा? इंटरेस्ट रेट और इधर इन्वेस्टमेंट। अब बेटे, फर्म्स करती हैं, इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड एमईसी इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से कम है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कम है तो इन्वेस्टमेंट गिरेगी। अलबत्ता जब ये बराबर हो जाएंगे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये बिल्कुल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी वाले ग्राफ जैसा है। अब मैंने इंटरेस्ट रेट पहला लगाया IR0, इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, क्योंकि इस सारे एरिया में इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो फर्म्स इन्वेस्ट किए, इज लेस देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या कर रहा हूं, एमईसी इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट कम है लोन की और हमें रिटर्न ज्यादा मिल रही है, फर्म्स इन्वेस्ट किए जा रही है, यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया। अब अगर इंटरेस्ट रेट और गिरता है, अगेन इस एरिया में एमईसी ऊपर है और इंटरेस्ट रेट थोड़ा है, फर्म्स और इन्वेस्ट करेंगी। और इसकी शेप ऐसी क्यों है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल। बच्चों समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? नाउ रिमेंबर, एक दफा दोबारा नजर मार लो। लॉरेंस कर्व, इनकम, हाउस होल्ड, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, जितना दूर होगा उतनी इनइक्वालिटी। कुजनेट कर्व, एक कंट्री जब डेवलप होता है पहले इनकम गैप्स बढ़ते हैं, क्योंकि वर्कर्स प्राइमरी सेकेंडरी में गैप आ जाता है इनकम्स का,
फिर जब फुली डेवलप होता है मेजॉरिटी वर्क इन टर्शरी इनकम गैप्स दोबारा कम सिमिलर अर्निंग Phillips curve negative relationship between inflation rate demand pull and unemployment rate cyclical और ये इसलिए नीचे आ रहा है कि फिलिप्स कहता था गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाए थोड़ी सी इन्फ्लेशन आएगी अनएम्प्लॉयमेंट अपनी मर्जी से कम कर सकोगे बाद में ये डिस्प्रूव हुई थ्योरी हमने वो भी पढ़ा उसके बाद जी हमारे पास आ गया ये लेफर कर्व ये क्या शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट एक खास हद तक टैक्स रेट बढ़ाने से रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ता है लेफर के मुताबिक अलबत्ता बहुत हाई रेट कर दो 40 से 50% तो डिसइंसेंटिव आएगा एडिशनल इनकम पे और वर्कर्स कम काम करेंगे फर्म्स कम प्रॉफिट बनाएंगी रेवेन्यू गिर जाएगा लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी श्योर थोड़ा सा टाइम है हम कर लेते हैं मेरे बेटा आपको कौन सा वाला समझना है बेसिक इक्विलिब्रियम वाला या शिफ्ट्स वाला ओके मनी सप्लाई केन्स के मुताबिक परफेक्टली इनइलास्टिक होती है जबकि लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व विच इज द डिमांड कर्व फॉर मनी वो ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन और स्पेकुलेशन से मिलके बनता है इसलिए इंटरेस्ट इलास्टिक है जहां ये इकट्ठे होते हैं इक्विलिब्रियम बनता है और इंटरेस्ट रेट सेट हो जाता है अलबत्ता किसी वजह से अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाती है बॉन्ड्स खरीद के वटेवर तो देखो इंटरेस्ट रेट नीचे आया ये है इनडायरेक्ट मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म और अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई कम करती है बॉन्ड्स बेच के या लिक्विडिटी कम करवा के बैंक्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो मनी सप्लाई फर्स्ट इफेक्ट्स इंटरेस्ट रेट्स देन द इकोनॉमी इसी तरह अगर डिमांड कर्व फॉर मनी शिफ्ट होता है ये मनी सप्लाई ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व डिमांड फॉर मनी लेट्स से जी लोगों को ये हमारा इंटरेस्ट रेट पहला था तो ये क्वांटिटी ऑफ मनी थी अगर लोगों को फ्यूचर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है वो ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन के लिए ज़्यादा पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं रख रहे हैं अपने पास कैश ये बाहर शिफ्ट होगा इंटरेस्ट रेट ऊपर लेकिन अगर किसी वजह से वो कम पैसा अपने पास रख रहे हैं इंटरेस्ट रेट नीचे समझ आ गया सिंपल डिमांड सप्लाई है बस मनी सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक बच्चों क्लियर ऑन दैट जी कौन सा oh we have 5 minutes we can do it yes bilateral monopsony uh, yeah बायलैटरल मोनोपोली का कॉन्सेप्ट क्या है दोनों साइड पे जायंट्स हैं फर्म भी एक ही है जो हायर कर रही है वर्कर्स को मोनोपोली फर्म है मोनोपोली फर्म और लेबर की ट्रेड यूनियन भी बड़ी पावरफुल है सारी लेबर की सप्लाई उनके हाथ में तो सिंपली आप वेज रेट लेबर लेबल करोगे कुछ टीचर्स डिफरेंट कराते हैं आप वो करें सबसे पहले सप्लाई कर्व लगाओगे जो कि एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर जीरो से निकालना है फिर एमसीएल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर उससे ऊपर निकलेगी फिर जी एमआरपी विच इज द डिमांड कर्व फॉर लेबर अब मोनोप्सनी एमसीएल एमआरपी को इकट्ठा करके इतने वर्कर्स हायर करेगी इसको वेज तो देनी चाहिए इक्विलिब्रियम के मुताबिक वेज स्टार वो अपने सप्लाई कर्व के मुताबिक सिर्फ इतनी वेज देगी अब ट्रेड यूनियंस को पता है कि हमारे पास इतना बार्गेन मार्जिन है अब आप बीच में कहीं भी वेज लगवा दें वेज यूनियन ना सिर्फ अब लेबर ज्यादा हायर हो रही है लेबर यूनियन लेबर भी ज्यादा हायर हो रही है वेज भी बढ़ गई इससे ऊपर भी जा सकते हैं यू कैन मेक अगर बता वेज स्टार के ऊपर अगर आप जाएंगे तो फर्म कैपिटल इंटेंसिव पे स्विच हो जाएगी वर्कर्स को निकाल देगी अनस क्लियर या नहीं ओके दैट्स इट जी वेलकम हाँ लॉन्ग क्वेश्चन हम्म
इसमें से किसी पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। एक जमाने में लेफर कर्व पे 12 मार्क का आया था, हम हैरान हो गए थे टीचर्स। मेरा नहीं ख्याल इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अच्छा, आप फिलिप्स कर्व को ज्यादा यूज करेंगे फॉर व्हाट्स इट कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, समझ आ गया, राइट। कुजनेट कर्व को यूज करेंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। लॉरेंस कर्व आई डोंट थिंक you'll need to use anywhere. Laffer curve as a limitation of fiscal policy. Clear, Amin? Okay, beta, welcome. I'll close the class now and save the